हेलो एवरीवन। एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर वो पीवाईक्यूज के फॉर्म हो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन पीवाईक्यूज का ज्यादा एडवांटेज तब लिया जा सकता है जब पीवाईक्यूज को एक पीवाईटी के फॉर्म में पढ़ा जाए, उस टॉपिक को पूरा प्रिपेयर किया जाए तो एग्जामिनेशन में उसका एडवांटेज बढ़ जाता है। वही हम कर रहे हैं आज 8वीं सीरीज आपके साथ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 10 यूनिट्स के क्वेश्चंस उसमें आपको डिस्कस किए जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में 10 यूनिट रहेंगे। यूनिट टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपके 9 यूनिट हैं और एक करंट अफेयर्स डेटा का सारा टेस्ट, तो कुल 10 टेस्ट हो जाएंगे जो 125 क्वेश्चंस के होंगे और उसको हम 25 क्वेश्चंस के सेट में डिस्कस करेंगे और वो आपको 50 क्लासेस में मिलेंगे, 50 क्लास में, यानी कुल 25 क्वेश्चन एक सेट में और ऐसे 50 सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा 3 OMR बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के पहले आपको दिए जाएंगे और पीवाईक्यूज डिस्कशन फॉर 3 इयर्स, 3 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे और 10 सेट में हम अभी करने जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के पीडीएफ भी आपको इस टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज जरूर ले लें, एग्जामिनेशन में आपको एडवांटेज बहुत ज्यादा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? अर्थक्वेक, पहला है मेडिटेरेनियन सी बेल्ट, अंटार्कटिका ओशन बेल्ट, सर्कम पैसिफिक ओशन बेल्ट या इंडियन ओशन बेल्ट। एक फिगर बनाते हैं हम, वर्ड का एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर में सभी बेल्ट्स को एक एक करके मेंशन करेंगे तो हमें क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन दोनों ही क्या होते हैं? अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन दोनों ही टेक्टोनिकली इंबैलेंस कह लें या हम ये कह लें कि जो प्लेसेस प्लेट विवर्तनिक क्षेत्र वाले होते हैं, जहां पर सरफेस के नीचे, लिथोस्फेयर में के नीचे जो प्लेट्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, मूव करती हैं, ऐसे ही डिस्टर्ब प्लेट एरिया या जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट इंबैलेंस रीजन भी कहते हैं, उन्हीं के सहारे भूकंप या अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। पहली बेल्ट है पैसिफिक ओशन बेल्ट या सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं इसे। ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ की बेल्ट। इस रीजन की खास बात है यहां पर कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, पहली खास बात यहां की। दूसरी खास बात यह है कि यहां पे फोल्डेड माउंटेन का भी एरिया है, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट है और यहां पर फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, इसीलिए इस एरिया को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसमें वोल्केनिक इरप्शन भी होता है और जिसमें अर्थक्वेक भी आते हैं। तो जितनी भी बेल्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो हैं वो ग्लोब के कहां आते हैं? इसी पे 63% अर्थक्वेक ऑफ द ग्लोब, विश्व के 63% जो अर्थक्वेक हैं वो इसी सर्कम पैसिफिक बेल्ट के सहारे ही आते हैं। इसी में जापान है। ये कौन सा देश है? जापान, जहां पे ऑलमोस्ट 1500, जापान देखिए, जापान में 1500 अर्थक्वेक क्या आते हैं पर ईयर? पर ईयर 1500 अर्थक्वेक आते हैं, 1500 अर्थक्वेक। ये क्या है? सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वाली बेल्ट यही है। ठीक है। उसके बाद एक दूसरी बेल्ट है जिसे हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहां है? ये जितना भी आपको इंडिया का रीजन है वो सब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का ही पार्ट है। यहां से शुरू होती है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इंडिया के पार्ट को लेती हुई और ये पहुंचती है यूरोप तक। ये पूरा रीजन क्या है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दुनिया के 21% जो अर्थक्वेक हैं वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के सहारे ही आते हैं। इंडिया का भी जो बेल्ट है वो यहीं पे है। ठीक है।
तो सरकम पैसिफिक बेल्ट पहला रीजन है जहां पे कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट है, जहां पे वोल्केनिक इरप्शन है, जहां पे प्लेट टेक्टोनिक इंबैलेंसिंग है और फोल्डेड माउंटेन है, इसलिए यहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये क्या है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्या है? ये वो बेल्ट है जो प्लेटों के कन्वर्जेंस पे है, यहां पर ओशनिक मार्जिन कम है, फोल्डेड माउंटेन का रीजन है, इसलिए यहां पर वोल्केनिक इरप्शन नहीं है, अर्थक्वेक ज्यादा है। क्लियर? भारत का अर्थक्वेक रीजन जो हिमालयन अर्थक्वेक रीजन है वो इसी बेल्ट का हिस्सा है। फिर तीसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सॉरी मिड अटलांटिक बेल्ट। अटलांटिक ओशन में एक रिज है, 14,400 किलोमीटर का ये रिज है, और ये रिज जिसे मिड अटलांटिक रिज कहते हैं वो डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट में है। डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट यानी प्लेटों का यहां पर डाइवर्जेंस होता है, इसीलिए बहुत तेज अर्थक्वेक यहां पर नहीं आते हैं। जो अर्थक्वेक आते हैं वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के सहारे आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कहां पे आएंगे, तो आप कहेंगे इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा, मिड अटलांटिक रीज में इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और उनका रीजन है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या रूपांतरित भ्रंश। क्लियर? तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे। इसके अलावा इसी की एक पेटी यहां पर अफ्रीका के फॉल्ट रीजन में भी आती है, कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक भी यहां पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां पे आएंगे? परिप्रशांत महासागरीय पेटी या प्रशांत महासागर का सरकम पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट, सवाना घास के मैदान कहां है? सवाना एक बेसिकली क्लाइमेट है, एक जलवायु है जहां पर ग्रासेस मिलती हैं, और ये घास जो है वो ट्रॉपिकल नेचर की हैं, उष्णकटिबंधीय नेचर की हैं। और जब हम ट्रॉपिकल नेचर या उष्णकटिबंधीय नेचर कहेंगे, इसका मतलब इनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो होता है वो कहां से होगा? इनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 10 डिग्री, 10 डिग्री से लेकर के और 20 डिग्री के बीच में, दोनों ही गोलार्धों में 10 to 20 डिग्री के बीच में ग्रासलैंड्स मिलते हैं, जिन्हें हम सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। खास बात यह है कि सवाना में घासें तो आती ही हैं, घासों के साथ वहां पर ट्रीज भी होते हैं, यानी वृक्षों की कतारें भी होती हैं। क्लियर? अब आते हैं कि कहां कहां पर है। नॉर्दर्न अमेरिका, सवाना घास का मैदान कहां है? नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न सेंट्रल अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या मध्य एशिया। सभी को फिगर से एक करके देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है नॉर्दर्न मिड अफ्रीका। एक्चुअली सवाना जो टर्म है वो नॉर्दर्न मिड अफ्रीका, यहीं पे फिगर बना के बता देते हैं आपको। नॉर्दर्न ये है इक्वेटर 0 डिग्री, यहां पे सवाना क्लाइमेट की घास के मैदान, और यहां पे सवाना क्लाइमेट की घास के मैदान, इसी को कहते हैं सूडान। सबसे ज्यादा इसका जो विस्तार है ना वो सूडान में है, तो सूडान टाइप क्लाइमेट वाली ग्रासलैंड भी इसको कहते हैं। ठीक, फिर उत्तरी मध्य अफ्रीका इसका आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में भी नॉर्दर्न पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उस पार्ट में भी ग्रासलैंड्स मिलते हैं। ये नॉर्दर्न पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है ना, ये सवाना ग्रासलैंड का रीजन है। इसके अलावा मध्य एशिया के भाग में सवाना ग्रासलैंड नहीं मिलती है, वो स्टेपीज वाला रीजन होता है। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्दर्न इलाके में हो गया। उत्तरी अमेरिका में भी ग्रासलैंड ये ज्यादा नहीं मिलती हैं। ये ग्रासलैंड और कहां मिलती हैं? ये ग्रासलैंड मिलती हैं दक्षिणी अमेरिका, सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और दक्षिणी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला, कोलंबिया में मिलेंगी, मध्य ब्राजील में मिलेंगी। वेनेजुएला और कोलंबिया में और मध्य ब्राजील में कौन मिलेगा? सवाना घास के मैदान, लानोज कहते हैं इन्हें। कहां पर? वेनेजुएला और कोलंबिया में क्या नाम है इनका? लानोज नाम है। याद रखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहां पे 3 to 8 डिग्री का होता है, 3 से 8 डिग्री का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। और एलिफेंट ग्रास जो कि फ्लैट यानी चपटी होती है, कोरस यानी कड़ी होती है, तो चपटी और कड़ी घास,
ठीक, कहां मिलेगी? इसी सवाना ग्रासलैंड में, जिसे या जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट घास है हाथी घास या एलिफेंट ग्रास। ठीक है, ये वही क्षेत्र है जो टॉर्नेडो और हरिकेन से भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, पौधे कैसे हैं? तो पार्शियली एक्समॉर्फिक, यानी कि आंशिक शुष्कानुकूलित पौधे। ठीक है, पार्शियली एक्सोमॉर्फिक पौधे होंगे, यानी आंशिक शुष्कानुकूलित। ये जो ड्राई एरिड मौसम होता है उसके साथ ये क्या कहते हैं? अनुकूलित यानी एडेप्टेड होते हैं। राइट आंसर होगा नॉर्थ मिड अफ्रीका। नेक्स्ट, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र वर्णी विज्ञान है, यानी कोरोलॉजिकल साइंस है। जब भी कभी टर्म आएगा कि कोरोलॉजिकल यानी क्षेत्र वर्णी विज्ञान, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये रिच्टोफेन ने स्टार्ट किया था और उसको फिर से रीजुवेनेट किया गया। किसने किया? अल्फ्रेड हेटनर ने किया। तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा कि अल्फ्रेड हेटनर ने फिर से कोरोलॉजिकल साइंस, ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस, जो कि शुरू किया था अरिस्टोफेन ने, उसको रीजुवेनेट किसने किया? अल्फ्रेड हेटनर ने। तो ये संबंधित है किससे? इसी से। ठीक है, अब एक एक करके इसमें आते हैं। पहला दिया है एडवर्ड एकरमैन। एडवर्ड एकरमैन एक अमेरिकन, पहले तो कहां से थे? एडवर्ड एकरमैन अमेरिकन थे। ठीक, एडवर्ड एकरमैन के बारे में खास बात क्या है, मुख्य बिंदु क्या है? एडवर्ड एकरमैन स्पेशलिस्ट थे किसमें? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स जो कन्वर्जेंस था उसके मैनेजमेंट में ये स्पेशलिस्ट थे। और इसीलिए इन्होंने मेट्रोलॉजिकल साइंस में भी, या ये कह सकते हैं कि रिसोर्स मेट्रोलॉजिकल साइंस में भी काम किया इन्होंने, और जापान में रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए भी इन्होंने काम किया। किसने काम किया? एडवर्ड एकरमैन ने काम किया। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि के सेक्शन में भी ये स्पेशलिस्ट थे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी उनका स्पेशलाइजेशन था। नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी इनका स्पेशलाइजेशन था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर एक टर्म इसमें और है, अल्फ्रेड हेटनर तो हो गया, ग्रिफिथ टेलर भी यूएसए के थे। ठीक, ग्रिफिथ टेलर के बारे में खास बात थी, कहने के लिए तो यूएसए के थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो स्टडी स्टार्ट की, बॉर्न हुआ इनका लंदन में, यानी जन्म हुआ, ग्रिफिथ टेलर का जन्म हुआ लंदन में। ठीक, लेकिन जो स्टडी की स्टार्टिंग हुई उनकी, चूंकि फादर इनके माइन इंजीनियर थे और मदर जो इनकी थी शिफ्ट हुई न्यू साउथ वेल्स में। अब इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्रिटेन में ही इन्होंने काम किया। फिर ये काम करने के लिए अमेरिका आ गए, अमेरिका काम किया। फिर अमेरिका काम करने के बाद कनाडा में काम किया, कनाडा में काम करने के बाद फिर ये कहां आ गए? ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए। ठीक है, और मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में फिजिकल ज्योग्राफी के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया। इन्होंने मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज में भी काम किया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एडवर्ड एकरमैन थे वो नेचुरल कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे थे, और ग्रिफिथ टेलर जो थे ना, ये ग्रिफिथ टेलर ने काम किया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में या मेट्रोलॉजिकल साइंस के लिए। ठीक है, चलिए कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है इनकी, जैसे रेशियल ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी। ये ग्रिफिथ टेलर की बुक्स हैं, रेशियल ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी। रेशियल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इन वेस्टर्न कंट्रीज, ये भी इनकी बुक है। राइट आंसर है। हम्बोल्ट के बारे में कई बार बता चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट, अभी नहीं बताएंगे, कुछ दिनों बाद फिर हम्बोल्ट कहीं आगे बताएंगे। यमुना कहां से आ रही है? यमुनोत्री, बंदरपूंछ। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, इसकी सहायक नदियां हैं। फिर टोन्स और हिंडन जो कि नॉर्थ साइड से हैं, वो भी इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना की जो कुल लेंथ है वो 1376 किलोमीटर है। उसके बाद कृष्णा आ रही है
महाबलेश्वर आप सभी जानते हैं। 1/4 कृष्णा का जो एरिया है वो है, सॉरी लाइन लेंथ है 1401 किलोमीटर है। वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर से आ रही है कृष्णा। फिर गोदावरी, ये नासिक के पास से आ रही है, त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक हिल्स से। महानदी, सॉरी गोदावरी सबसे लंबी नदी है, 1465 लॉन्गेस्ट ऑफ द साउथ इंडिया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वृहद गंगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणी गंगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बूढ़ी गंगा। महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर के पास सिहावा से निकल के आती है। महानदी हसदेव मंड डूब जोंक तेल, उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। हसदेव मंड डूब जोंक तेल ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। शिवनाथ भी है। इसके अलावा कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। मूसी और अमरावती ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी और अमरावती कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी में आते हैं तो इंद्रावती, वेनगंगा पे देखिए, वहां पे दूधगंगा और पंचगंगा जब आएगा तो वो कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन वेनगंगा और पेनगंगा जब आएगा तो वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्रणहिता, पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचवर्ड आप मिला लीजिए। पी यमुना का 4, पी का 4, ठीक, कृष्णा क्यू का 3, गोदावरी आर का 2 एंड 1। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति ये टॉलमी थे, याद रख लीजिएगा। ग्रीक थे, सबसे पहला अवलोकन जो किया वो टॉलमी ने ही किया था, क्लॉडियस टॉलमी। खगोल शास्त्री थे। अल्मागास्ट इनकी बहुत फेमस बुक है। मैथमेटिशियन भी थे, जियोग्राफर भी थे, एक और ये कॉस्मोग्राफर भी थे। 1022 नक्षत्रों की जो सूची तैयार की थी वो भी किसने की थी, टॉलमी ने की थी। अल्मागास्ट इनकी बहुत फेमस बुक है। इसके अलावा एनालिमा भी इनकी एक बुक है। अल्मागास्ट और एनालिमा ये किसकी बुक्स हैं, ये सभी टॉलमी की बुक है। जियोग्राफिया भी टॉलमी की है। अल्मागास्ट, एनालिमा और जियोग्राफिया टॉलमी की बुक है। नक्षत्रों का ज्ञान इनको बहुत था और उन्होंने ये कार्टोग्राफर भी थे, कॉस्मोग्राफर भी थे, कार्टोग्राफर भी थे। इन्होंने जो मानचित्र बनाया उसमें सबसे पहले क्या किया, 360 डिग्रीज में डिवाइड किया और उसमें मेंशन किया किसको, बंगाल बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, इसके अलावा अल-मसूदी हिस्टोरियन और राइटर था। अल-मसूदी हिस्टोरियन और राइटर भी था। 7 समुद्रों का वर्णन किसने किया, अल-मसूदी ने ही किया था। इसके अलावा अल-मसूदी ने ग्रीक और रोमन जो बुक्स थी उनको स्टडी किया। किसने किया, अल-मसूदी ने। वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड को 14 क्लाइमेट रीजन में डिवाइड किया। किसने किया, अल-मसूदी ने किया। ठीक है, अल-मसूदी का एक काम और इंपॉर्टेंट है। अल-मसूदी ने मैन और एनवायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप थी उसको भी बनाने का काम किया था। राइट आंसर क्या है, टॉलमी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। फिर स्ट्रैबो का जो कंट्रीब्यूशन है वो फिजिकल ज्योग्राफी में है। भौतिक भूगोल में कंट्रीब्यूशन किसका है, स्ट्रैबो का। ठीक है, हिस्टोरिकल मिमियर 43 पुस्तकों का थी, उसमें ऐतिहासिक इतिवृत्ति कहते हैं जिसे, हिस्टोरिकल मिमियर स्ट्रैबो की बुक 43 बुक्स उसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है, जियोग्राफी का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं उसे, हम बोल बता चुके हैं कई बार। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापना क्षमता अधिकतम है। देखिए वैसे तो कनाडुकुलम जो कि तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा है 2000 मेगावाट, सबसे ज्यादा। कैगा कर्नाटक में है। कैगा कहां पे है, कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कनाडुकुलम संयंत्र की क्षमता है।
कैगा 880। उसके अलावा तारापुर, तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा पूछेगा तो कर्नाटकुलम का एकदम तुरंत से आंसर है। कैगा पूछेगा तो 880। फिर कौन है? तारापुर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले में तारापुर का भी नाम है, 1400, 1400 कैपेसिटी इसकी है। काकरापाड़ा जो कि गुजरात में है, 440 ये मेगावाट है उसकी संसाधन क्षमता है। सबसे ज्यादा कौन हुआ? कर्नाटकुलम, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का जैव सिद्धांत, ये जब भी कभी आए तो आप रैटजेल की तरफ चले जाएंगे। रैटजेल ने क्या किया? रैटजेल ने यह कहा था कि जो स्टेट है यानी राज्य है वो भी क्या होना चाहिए? वो भी जीव जंतुओं के तरीके से उसको भी क्या होना चाहिए? सस्टेन होना चाहिए, बना रहना चाहिए। ठीक है, राज्य की आवश्यकता है कि वो भी क्या रहे? क्रियाशील रहे। हम्बोल्ट और रिडर के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर कोई था तो वो कौन? वो जर्मन में रिडर थे, सॉरी रैटजेल थे। अब रैटजेल ने जैव राज्य का सिद्धांत, राज्य जैव सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि जो स्टेट है वो भी क्या होना चाहिए? उसे क्रियाशील रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, जीव के समान। उनकी एक बुक थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक, इन्होंने ही लेबेंजरम की कॉन्सेप्ट या अवधारणा प्रस्तुत की। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी और लेबेंजरम की कॉन्सेप्ट किसका था? यह भी रैटजेल का ही था। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, यह भी याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप, ये कौन दिया था? ये भी रैटजेल ही दिया। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहां पर? ग्रेट बैरियर रीफ, बार्स एंड बैरियर्स, इसकी चर्चा हमने की थी। बार्स और बैरियर, तो ग्रेट बैरियर रीफ यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट है। और बैरियर रीफ है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, हमेशा याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ऑल दो कि ग्रेट बैरियर रीफ इस समय जलवायु परिवर्तन के चलते मुश्किलों में है। नेक्स्ट, वह भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया टर्म जैसे आया वो कौन दिया? वो इरेटोस्थनीज दिए। ठीक है, क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने वर्ड दिया, ग्रीक थे पेशे से। इरेटोस्थनीज एक मैथमेटिशियन थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे। इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने जो पृथ्वी की आकृति है उसको डिफाइन किया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े, चलिए। तो और बुक कौन सी लिखी? जियोग्राफिया बुक लिखी। तो जियोग्राफिया बुक देखिए लिखा हुआ है कि उनकी बुक जियोग्राफिया थी और उन्होंने, इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी जो वर्ड है ना उसको यूज किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, लेकिन भूगोल का पिता वो हिकैटियस को भी कहते हैं, इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया जियोग्राफी, इसीलिए इनको क्या कहा जाते हैं? इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। जियोग्राफिया बुक भी लिखी इन्होंने और वर्ड मैप भी बनाया था। इरेटोस्थनीज ने क्या बनाया? वर्ड मैप भी बनाया था। ठीक, इसी में देखिए हेरोडोट्स दिया है जिनको इतिहास का पिता कहते हैं, हिकैटियस भी दिया है। अगर इन सब में ये लाइन न लिखा होता कि जियोग्राफिया शब्द इस्तेमाल किया तो यहां पर हिकैटियस हो जाता, लेकिन जियोग्राफिया टर्म इस्तेमाल किया तो वो कौन है? वो इरेटोस्थनीज हैं। ठीक है, हेरोडेट्स ने भूमध्य सागरीय देशों का वर्णन किया था। हेरोडेट्स ने क्या किया था? भूमध्य सागरीय देशों का वर्णन किया था, याद रखिए। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति कहां सफल हुई? 1967 में नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने पहली बार अति उच्च उत्पादकता के बीजों से उत्पादन की वृद्धि को क्या बताया था? हरित क्रांति कहा था। ठीक है, भारत में एम एस स्वामीनाथन इसके फादर कहे जाते हैं।
यूज क्या किया गया कि भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, यहां पे व्हीट और कावेरी डेल्टा में राइस के हाई यील्डिंग वैरायटीज को लगाया गया, जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट करने वाले सीड्स का यूज करना ही ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो 1966-67 में भारत में लाया गया। तब उस समय भारत में रोलिंग प्लान्स आ रहे थे, या एक वर्षीय योजनाओं की चलन थी, पंचवर्षीय योजनाएं रुक गई थी। क्लियर? तो ये पेनिनसुलर इंडिया में कावेरी डेल्टा में राइस आया था, ठीक है, उसे आज भी धान का कटोरा कहते हैं। क्यों कावेरी डेल्टा? क्योंकि कावेरी डेल्टा ट्रीटिंग ऑफ मॉनसून और ट्रीटिंग ऑफ मॉनसून दोनों से रेनफॉल पाने वाली, या वर्षा पाने वाली, या वाटर पाने वाली एकमात्र भारत की नदी है, दक्षिण भारत की, सॉरी, ठीक है। केवल कावेरी साउथ इंडिया में ऐसी है जिसके पास एनुअल फ्लो है, क्योंकि वो लौटते हुए मानसून से, ट्रीटिंग ऑफ मानसून और आते हुए मानसून दोनों से इसको रेनफॉल वाटर मिलता है। ये 10 क्वेश्चन PYQ के हो गए, सीरीज नंबर 8। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।